दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान 2024 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, वापस अपने एक्शन के मूड में आ गई है कांग्रेस, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी को आपको बता दें राजस्थान में बड़ा झटका दोस्तों, एक साथ 44 नेताओं ने राजस्थान में दोस्तों गहलोत का हाथ थाम लिया। जी हाँ, यानी कि बिगड़ी हुई बात और बीजेपी की बिगड़ गई राजस्थान में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तराखंड के सीएम के चेहरे पर वापस पुष्कर सिंह धामी को ही बनाया गया है मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें, दरअसल पुष्कर सिंह धामी के उसमें चुनाव जीती बीजेपी और इसीलिए उनको वापस से जो है यहां पर वो बना दिया गया सीएम, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा का मोदी पर तंज, बोले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी चुनाव लड़ सकते हैं तो फिलहाल मैं आसनसोल से क्यों नहीं लड़ सकता, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपके पैर फैलाने की साजिश जी है दोस्तों, अब आप जो है जगह जगह चुनाव लड़ेगी, हिमाचल प्रदेश आपको बता दें, जगह जगह गुजरात, जी हाँ, और जितने भी राज्य हैं चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश हो, हर जगह अभी अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव का दोस्तों मास्टर स्ट्रोक, सबसे ज्यादा दोस्तों आपको बता दें टिकट मुसलमानों को और जो है यहां पर उनको दिएगा यादव समाज को, वापस से अपना पुराने वाले स्टाइल पर आ गए अखिलेश, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब आपको बताता चलूं दोस्तों, अब एक और नई फिल्म बनेगी, जी हाँ, इमरजेंसी पर। अब आपको अच्छे से याद होगा कि इमरजेंसी के दौरान जो प्रियंका गांधी की दादी थी उनके ऊपर ये फिल्म बनेगी, यानी कि मेनका गांधी के ऊपर बताएंगे, इंदिरा गांधी के ऊपर क्यों बनेगी ये फिल्म। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला, बोले जो भी नीतीश के साथ रहेगा नीतीश उसे खत्म कर देंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंजाब सरकार ने जी अब 5 आपको बता दें राज्यसभा भेजने वाले 5 नामों को बता दिया है, कौन है वो 5 नाम, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी आए एक्शन में, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जिन लोगों ने G23 के द्वारा बगावत की थी। आपको बता दें दोस्तों G23 से जी हाँ पूरे 8 नेताओं को निकाला गया है और 4 नए नामों को शामिल किया गया है। आपको बताया जा रहा है कि G23 के ये 8 नाम अड़े हुए थे, जिसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक्शन में आए और इन 4 नामों को निकाल दिया। अब से दोस्तों कांग्रेस एक नया गेम, या फिर गेम इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कांग्रेस का, क्योंकि अब कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बना ली अपनी कि अब ऐसे लोगों को बिल्कुल पार्टी में नहीं रखा जाएगा जो पार्टी में रहकर ही पार्टी की बुराई करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे पार्टी का नाम खराब होता है। जैसे ही कोई बुराई करे उसको बाहर उठाकर फेंक दो। अब कांग्रेस का सीधा जो है यहां पर यही वो होने वाला है। आपको बता दूं सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2 बार चुनाव जीती थी और यही कारण दोस्तों जो सोनिया गांधी के आने के बाद फिर से माना जा रहा है कि कांग्रेस एक्शन में आ गई। सोनिया गांधी एक ऐसा चेहरा थी दोस्तों जिनके नेतृत्व में न सिर्फ कांग्रेस को दोस्तों लोग पसंद किया करते थे, बल्कि सोनिया गांधी को लोग काफी सपोर्ट भी किया करते थे और सोनिया गांधी की सोच भी काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसे में आप फिर से एक बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक्शन में आ गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि लोकसभा में सीधी 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है और इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सदमे में पहुंच गई है, क्योंकि उसने तो ये प्लान बना लिया था कि वो कुछ भी कर बीजेपी को जो है यहाँ पर कांग्रेस को धीरे धीरे कर मिटा देगी ताकि उसके सामने कोई भी विकल्प ना बच पाए। लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने एक बड़ा झटका दिया है G23 के उन 8 नेताओं को निकालकर जो कि बगावत कर रहे थे पार्टी में रहकर ही। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अखिलेश यादव ने दोस्तों खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। जी हां, एमएलसी चुनाव में सबसे ज्यादा टिकट दोस्तों मुसलमानों को और जो है यहां पर यादव समाज को दी गए। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें उन्होंने दलित और पिछड़े लोगों को ज्यादा टिकट दिए थे अपनी तरफ खींचने के लिए और उसका फायदा भी हुआ उन्हें। लेकिन दोस्तों अब अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव में सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जो कि जीत सकते हैं और जिनके जीत के जो यहाँ पर 100% गारंटी है ज्यादातर। आपको बता दें अखिलेश यादव ने अपना पुराना दाव खेलते हुए सबसे ज्यादा टिकट मुस्लिम और जो है यादव समाज के लोगों को दिया, जिसका मतलब ये दोस्तों कि एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव ने उन लोगों का चुनाव किया है जो सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आएंगे। आपको बताया दोस्तों जल्दी एमएलसी चुनाव होने वाला है।
जिसके लिए अखिलेश यादव ने, आपको याद हो कि एक टिकट जो है यहाँ पर डॉक्टर कफिल खान को भी दिया था, जिसके बाद डॉक्टर कफिल ने जो यहाँ पर धन्यवाद किया था अखिलेश का। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने टिकट एमएलसी के उन प्रत्याशियों को दिए हैं जिनका 100% गारंटी है कि वो वहां से चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। पिछली बार दोस्तों सपा ने 36 सीटें जीती थी एमएलसी चुनाव में। अब की बार देखना है कि सपा कितनी सीटें जीत कर लाती है, क्योंकि ये वाला जो दाव है अखिलेश का बहुत पुराना दाव है और हमेशा काम भी करता है। इसीलिए दोस्तों ये देखा जा रहा है कि फिलहाल अखिलेश यादव ने सीधे सीधे जो यहाँ पर एमएलसी चुनाव में आधे उन लोगों को वोट दे दिए हैं टिकट, मुसलमानों को तो आधे यादव परिवार को। लेकिन इससे बीजेपी को मिर्ची लग गई है। बीजेपी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि अखिलेश ने भाई ऐसा मास्टर स्ट्रोक क्यों खेल दिया। आपको याद है दोस्तों अखिलेश यादव की नाक कटने से बचाई मुस्लिम समाज ने। सबसे ज्यादा वो जीत अगर किसी ने दर्ज की उत्तर प्रदेश ने तो मुसलमान ही थे। जी हाँ, और आप समझिए 36 लोग 35 से 36 लोग राज्यसभा जाएंगे, चाहे वो आजम खान हो, उनके बेटे हो, या फिर दोस्तों और भी मुस्लिम प्रत्याशी जिन जिन ने जो यहाँ पर इसमें कैंडिडेट थे वो सब के सब जो है विधानसभा में जीते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका गुलाम नबी आजाद का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इस फिल्म में जो बताया गया है वो ठीक है, लेकिन इस फिल्म में अधूरा पार्ट बताया गया है, सिर्फ अधूरी बात बताई गई है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस देश में ये बात सच है कि पंडितों की जान ली गई थी और उनको पलायन करना पड़ा था, लेकिन इस सब के पीछे पाकिस्तान था। आपको बता दें गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस फिल्म की जो कहानी है उसमें यह नहीं बताया गया कि ये किसकी तरफ से हमले किए गए थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आज देश में अराजकता और नफरत फैलाई जा रही है, जबकि इस फिल्म का सच ये है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वहां पर रह रहे पंडितों को आतंकवादियों ने भगाया था और उस आतंकवादी संगठनों में पाकिस्तान का हाथ था। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर आप एक ही चश्मे से हर धर्म के इंसान को देखोगे तो आपको वो गलत नजर आएगा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश में हम जानते हैं इस वक्त काफी परेशानी से देश गुजर रहा है, लेकिन इन बातों को भी दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल देश की बढ़ती बिगड़ती अर्थव्यवस्था और देश में लगातार हिंदू मुसलमान होने से देश में लगातार मुश्किल आ रही है। आप देखिए लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान बराबर कर रहा है। देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हिंदू मुसलमान बराबर हो रहा है, और ये सरकार ही है जो कि इस तरीके के प्रोपेगेंडे चला रही है। पहले विवेक अग्निहोत्री से ये फिल्म बनवाई गई। विवेक अग्निहोत्री ने जब ये फिल्म बनाई तो ये फिल्म हिट हो गई। हिट किसने कराई? बीजेपी के नेताओं ने कराई, खुद ही के लोगों को दिखवा कर, क्योंकि जनता तो देखने गई नहीं। जनता ने तो दोस्तों बहुत कमी से देखा। जाहिर सी बात है ऐसी फिल्में जब बनती है दोस्तों तो ये देश की एक ऐसी सच्चाई है जो लोग बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन अगर आप 32 साल पहले की घटना से को लेकर मुसलमानों को बदनाम करोगे या फिर आप इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल डालोगे तो जाहिर सी बात है फिल्म के ऊपर सवाल तो उठेंगे। सवाल भी ऐसे है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद इस फिल्म को प्रमोट कर रहा है, तो फिर उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब आप समझ सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में दो तरीके के कानून चल रहा है, एक तो बीजेपी के नेता बना रहे हैं और दूसरा जो यहाँ पर आम जनता के लिए बन रहा है। मैं आपको बता दें दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि लगातार मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मजारों को भगवा रंग से पोता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की सरकार चुपचाप बैठी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में अराजकता और नफरत फैलाने के लिए आई है। यह सिर्फ अपने हक में वोट चाहती है। अगर इसको वोट मिलते हैं तो सब ठीक है, अगर वोट नहीं मिलते तो बीजेपी को बहुत दुख होने लगता है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो नफरत फैलाने का काम कर रही है और ऐसी पार्टियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा धीरे धीरे कर देश बर्बादी की ओर चलता जा रहा है। जी आज देश में नफरत फैलती चली जा रही है। जहां एक तरफ भाईचारा हुआ करता था दोस्तों, वहां कुछ लोग हैं जो कि जानबूझकर इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आ रहा है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के लिए वोट लेने का मतलब सिर्फ यही है हिंदू मुसलमान, वो सिर्फ इसी पाखंडी एजेंडे पर चुनाव लड़ती है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल भले ही हम उत्तर प्रदेश की गद्दी हासिल न कर पाए, लेकिन लड़ाई आम जनता के लिए आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बोलते रहेंगे। अगर योगी कुछ गलत करेंगे तो बोलेंगे भी, वहां पर जाकर आवाज उठाएंगे। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंगों के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। मजारों को मस्जिदों को जानबूझकर रंग छिड़का गया, उन
पर, उसके बावजूद भी दोस्तों उनके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अब आप समझिए, मस्जिदों को ढकने के बाद भी वहां पर रंग फेंका जाता है, तो क्या दोस्तों इस बात को ये कहा नहीं जा सकता कि फिलहाल ये सब कुछ जानबूझकर एक एजेंडे के तहत किया गया है। ये एजेंडा दोस्तों कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आज देश में अराजकता और नफरत का जो माहौल है वो हमारे देश में किसने फैलाया, ये आप अच्छे जान सकते हैं। चलिए खैर चलते हैं, हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने 5 सांसदों को राज्यसभा भेज दिया दोस्तों। अब आम आदमी पार्टी के दोस्तों टोटल जो सांसद की गिनती है वो 8 सांसद हो गए हैं राज्यसभा में। तो दोस्तों यहाँ पर 8 सांसद हो गए हैं। हम आपको बताते हैं दोस्तों दरअसल पूरा मामला है क्या। आपको याद है दोस्तों राघव चड्ढा वहां के प्रभारी थे। ऐसे में दोस्तों सबसे पहला नाम जो राज्यसभा गया है वो राघव चड्ढा का है। आपको बता दोस्तों राघव चड्ढा काफी कम उम्र में जो राज्यसभा के सदस्य बनना है, वरना अक्सर ये देखा जाता है कि काफी ओल्ड एज को राज्यसभा का सांसद बनाया जाता है। राघव चड्ढा दोस्तों 33 वर्षीय हैं। इनको जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया है। दूसरा नाम है दोस्तों संदीप पाठक का। संदीप पाठक को जो यहाँ पर दूसरा राज्यसभा सांसद बनाया गया है। तीसरा सांसद है दोस्तों हरभजन सिंह। हरभजन सिंह आप जानते ही हैं, सब कोई इनको नाम की जरूरत ही नहीं है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को जो यहाँ पर सांसद भेजा गया है। चौथा नाम है अशोक मित्तल। इनको भी जो है दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा का सांसद बना दिया गया है। और 5वां नाम है दोस्तों सचिव अरोड़ा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये 5 नाम जो है, ये 5 नामों को राज्यसभा भेजा गया है और ये 5 नाम जो है आम आदमी पार्टी ने भेजे। यानी कि आप दोस्तों कुल राज्यसभा सांसद की जो गिनती है वो कितनी हो गई दोस्तों, वो हो गई है 8। अब आप समझिए 8 सांसद दोस्तों राज्यसभा में। और ये गोदी मीडिया क्या कह रही थी कि क्या आप पीएम के सामने अब चुनाव लड़ने वाली है, क्या अब आप टक्कर देगी। अब आप समझिए राज्यसभा में खाली इनके 8 सदस्य हैं और उसके बल पर ये 2024 का चुनाव कैसे लड़ सकते थे। ये तो दोस्तों सिर्फ एक एजेंडा सेट किया गया था ताकि कांग्रेस को साइडलाइन किया जा सके और सिर्फ हवा में आपका एक भारी वो बना दिया जाए कि अरे बाप रे आप आ रही है, अब तो लगता है कांग्रेस की जमीन हिल रही है। आपको याद है दोस्तों ऐसा ही एक एजेंडा अभी कुछ दिन पहले चला गया था कि असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़े नेता है। किसने कहा था ये कहा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि ओवैसी एक बहुत बड़े नेता है, हम उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। अब आप समझिए इस तरीके से ओवैसी को बड़ा नेता बता दिया था और अखिलेश को साइडलाइन कर रहे थे। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी फिर से उसी काम पर लग गई है। उसको पता है कि लोकसभा चुनाव आना है 2024 में और 2024 में ज्यादा समय रह नहीं गया है, कुल मिलाकर ये समझ लीजिए। और इसीलिए बीजेपी को अब डर सता रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव हम हार गए तो गया सारा राजपाट गया, जगह जगह से बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। जो राजपाट मोदी ने खड़ा किया है इनका गिरने ही वाला है, वैसे तो गिरेगा ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार के ऊपर बैठकें बैठेंगी, कार्रवाई होगी। जिस तरीके से बड़े बड़े घोटाले किए हैं वो सारे सच सामने आएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस जो नीतीश के साथ रहेगा नीतीश उसे खत्म कर देंगे। आपको बताते चलो दोस्तों एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश पर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश के साथ जो भी रहेगा नीतीश उसको खत्म कर देंगे। धीरे धीरे कर नीतीश अपने ही सांसदों को और पार्टी के लोगों को खाते चले जा रहे हैं। आपको बताया तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश की राजनीति किसी को समझ में नहीं आती है, नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ उन्हीं के पल्ले पड़ती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार आखिरकार क्या रही है, सर्कस चल रहा है। बीजेपी वाले इनके ऊपर आरोप लगा रहा है, ये बीजेपी वालों के ऊपर आरोप लगा रहा है। जेडीयू और एनडीए में घमासान मचा हुआ है। उधर मुकेश सहनी जो है दोस्तों वो बीजेपी वालों से भिड़ रहा है। मुकेश सहनी की गद्दी छीनने तक की बात हो रही, जिसमें मुकेश सहनी ने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि अब जो यहाँ पर सांसदों की जो गिनती है वो लगातार इस तरीके से हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो है वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भसड़ होते हुए नजर आ रहा है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी ने कहीं ना कहीं दोस्तों आखिरी कील ठोकने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है वहां पर। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की हालत क्या है। बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, सॉरी उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं कि बिहार में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि वहां की सरकार कब गिर जाएगी ये ना आप समझ पाएंगे ना हम। क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू और एनडीए आपस में भिड़े और उसके बाद मुकेश सहनी एक एक कर दोस्तों सारे दल भिड़ते हुए नजर आ रहा है, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि बिहार में लगातार जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच में घमासान मचा हुआ है।
कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जो है यहाँ पर पूरी तरीके से उलझ चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर घर से दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जो बोले जब पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं जो है यहाँ पर बंगाल से यानी कि बंगाल के आसनसोल से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता हूं। आपको बताता चलूं दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा को ममता बनर्जी ने जो है यहाँ पर बंगाल के आसनसोल से खड़ा किया है। शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा की सीट पर लड़ना है। आपको बताते चले दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर उपचुनाव है, उपचुनाव में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। 2 जो है यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की और 2 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में जो लोकसभा की सीट है उसमें जो है यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा किया गया है, बाबुल सुप्रियो को भी खड़ा किया गया है। अब ममता बनर्जी का सीधा ऐलान है कि फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। आसनसोल की सीट जो है वहां से शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा किया गया है। आपको बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर और जो है यहाँ पर प्रशांत किशोर के कहने पर यह फैसला लिया गया है। और सबसे दिग्गज नेता जो है दोस्तों टीएमसी के यशवंत सिन्हा जो कि कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहा करते थे, उनके कहने पर भी ये फैसला लिया गया है। अब देखना यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा क्या लोकसभा की सीट जीत लेंगे, क्योंकि दोस्तों जितनी भी सीटें ये लोग जीतेंगे कांग्रेस के काम आएंगी। कांग्रेस को अगर ये लोग समर्थन देना चाहेंगे तो भी समर्थन कर सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। और यही बात है जो अब कांग्रेस लगातार चाह रही है कि उसको ज्यादा राज्यों का सपोर्ट मिले फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों जी पुष्कर सिंह धामी रहेंगे दोस्तों उत्तराखंड के सीएम। दरअसल बीजेपी ने मार दी पलटी। आपको बताता चलूं दोस्तों अंदर की खबर कोई नहीं बताएगा। पुष्कर सिंह धामी का नाम दोस्तों सिर्फ इसीलिए लिया गया है क्योंकि उत्तराखंड में जो नए नामों का नाम सामने आ रहे थे उनको लेकर बगावत शुरू हो गई थी। उत्तराखंड में दोस्तों जो नए नाम लिए जा रहे थे सीएम के लिए उनको लेकर बगावत शुरू हो गई थी और साफ साफ कहा जा रहा था कि अगर इन नाम में से एक भी नाम आया तो बीजेपी टूट जाएगी उत्तराखंड में और उसके बाद पूरी पार्टी बिखर जाएगी। यही कारण है दोस्तों जो सीएम का चेहरा नहीं बदला, पुष्कर सिंह धामी को ही जो है वहां का सीएम बना दिया गया है, यानी कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ही रहेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला कितना सही होगा, उसके आने वाले वक्त के लिए कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको G23 की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, बोले फिलहाल 2024 के लिए अभी से जुट गई है पार्टी। मैं आपको बता दोस्तों अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस अभी से उन 5 राज्यों और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार हो गई है, क्योंकि अब कांग्रेस को समझ में आ गया कि तैयारी अभी से ही शुरू करनी होंगी, मोदी को अभी से ही घेरना होगा तभी जाकर माहौल बनेगा। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की रणनीति बना रहा है विपक्ष ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो बीजेपी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देगा। अब 2024 का चुनाव दोस्तों आखिरी लोकतंत्र बचाने की कोशिश है, क्योंकि 2024 में तय हो जाएगा कि 2024 के बाद सत्ता किसके हाथ होगी। सत्ता की काबिज अगर कांग्रेस के हाथ आती है तो यकीन मानिए सच्ची बात कोई हो नहीं सकती है। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि देश में अराजकता नफरत का माहौल बना दिया गया है और इस माहौल को हटाने के लिए बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है। बीजेपी हटेगी दोस्तों तो देश में हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा। फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। और दोस्तों आप इन जैसी खबरों से जुड़े रहें क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरीके की